तो हमारा आज का क्लास का टॉपिक क्या है? पढ़ाई में आने वाली बाधाएं, ऑब्स्टेकल इन स्टडी, एंड उससे हम कैसे बच सकते हैं कि कैसे पढ़ाई में मन लगाएं। दो मुद्दे हैं, यानी टॉपिक एक है, उस एक टॉपिक के अंदर दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, यानी एक प्रॉब्लम है और दूसरा उसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ाई में मन लगता क्यों नहीं है, क्या कारण है जिसकी वजह से हम कोशिश तो करते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लग जाता है 5 मिनट, उसके बाद फिर हम शुरू हो जाते हैं दूसरे कामों में अपने। एक तो प्रॉब्लम देखेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे कि इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम की बात करेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या लगता है तो बहुत कम टाइम के लिए लगता है, ज्यादा देर तक हम नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है, तो पहली बात हम ये करते हैं, एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि गेम्स प्रॉब्लम ज्यादातर ये बॉयज में होती है, गेम्स की। गर्ल्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि उनको ये गेम्स वाला जो टॉपिक है, गेम्स वाला जो फील्ड है, वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर सके या उनका मन हटा सके। हाँ, गेम्स की बजाय कई बार उनके घर के कामकाज, वो उनको ऐसा होता है कि घर के बहुत सारे काम में मम्मी के साथ में, पेरेंट्स के साथ में इन्वॉल्व होना होता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि गर्ल्स को अपने पढ़ाई को टाइम देने के साथ साथ अपने घर के कामों में भी टाइम देना पड़ता है। और फिर उसके बाद, वैसे आज के टाइम में देखा जाए तो मतलब ज्वाइंट फैमिली ना होकर न्यूक्लियर फैमिली होती है, यानी चाचा जी, उनके फिर अपना एक परिवार, पापा के 4 भाई और उनके अपने दादाजी के 4 भाई, और इस तरीके से एक बड़ा परिवार 8, 10, 15 लोगों का परिवार साथ में नहीं रहता है कि घर में उतना काम रहता हो जितना पहले के टाइम में काम रहता था, है ना। कि घर में 20 लोगों का खाना सुबह बनना है, नाश्ता भी बनना है, दोपहर का खाना हुआ, फिर रात को खाना बनना है, तो इतना सारा काम हो, 20 लोगों का काम घर में मुश्किल से। अब अगर अपन एक शहर में रह रहे हैं तो 4 लोगों का, ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों का एक परिवार होता है, भाई बहन होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, ज्यादातर दादा दादी भी हो जाते हैं, तो मतलब इस तरह से 5, 6, 7 लोगों का घर परिवार होता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता है ना। और अगर होता भी है, एक बड़ा घर है, तो सब लोग सेपरेटली अपने अपने उनके अपने अलग खाना बनता है, सबका अलग खाना बनता है। गांव में भी ज्यादातर देखें तो एक बहुत बड़ा परिवार साथ में ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहता है। मतलब पहले की तुलना में आज का टाइम थोड़ा अलग है। पहले इतनी सुख सुविधाएं, जैसे गैस सिलेंडर नहीं होते थे, गैस चूल्हे नहीं होते थे, चूल्हा जलाने में ही लोगों को इतना टाइम लग जाता था जितना आज के टाइम में लोग खाना बना के तैयार कर लेते हैं। उसकी व्यवस्थाएं बनाना, कंडे लेके आना, लकड़ियों की व्यवस्था करना, फिर उसको जलाने में प्रयास, चूल्हे जलाने में प्रयास करना, फूकना, उसको आग जलाने में प्रयास करना। तो गांव में भी आज उतनी सुख सुविधाएं हैं जैसा पहले नहीं थी, तो उतना टाइम जितना पहले खाना बनाने में लगता था या उसकी तैयारी करने में लगता था, उतना टाइम आज खाना बन जाता है उतने टाइम में। ठीक है, हम ये प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं गर्ल्स के लिए, कि गर्ल्स के लिए घर में टाइम देना पड़ता है, तो वो अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालने में एक चैलेंजेस होते हैं। लेकिन आज के टाइम में उतने चैलेंजेस नहीं है जितने पहले के टाइम में थे। सुख सुविधाएं ज्यादा है, और उन सुख सुविधाओं की वजह से हम फिर भी काफी टाइम अपने लिए बचा पाते हैं पढ़ाई के लिए, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स। ठीक है, अगर मदर हाउस वाइफ होती है तो फिर तो मुझे लगता है कि गर्ल्स के लिए उतना काम होता ही नहीं है, कि घर में क्या काम रह जाता है। आज के टाइम में पक्के मकान होते हैं जिसमें डेली के बेसिस पर कोई ज्यादा काम रहते नहीं है, बस खाना बनाना रहता है। ठीक है, और बॉयज के लिए वो निकाल लेते हैं अपने लिए काम, अगर ना भी हो तो काम निकाल लेते हैं। क्या काम निकाल लेते हैं? क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मोबाइल गेम खेलने लग रहे हैं, दुख छिप के ही सही, कैसे भी सही। अच्छा, एक चीज जो सबसे बड़ी हम प्रॉब्लम देखते हैं आज के टाइम में, भारत में क्रिकेट गेम का बड़ा प्रचलन है। क्रिकेट इतना भयंकर है कि इससे ज्यादा शायद ही कोई गेम खेला जाता हो भारत में फिजिकली। ठीक है, अब ये गेम एक्चुअली भारत का नहीं था, ये 16वीं सदी के टाइम में इंग्लैंड में ये एक शुरुआत हुई थी, गली मोहल्ले से इसकी। फिर बाद में ये प्रचलित हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल गेम बन गया ये। लेकिन ये भारत का गेम नहीं था। भारत में ये गेम बहुत तेजी से फैल गया, लोगों के दिन का एक दिनचर्या का हिस्सा बन गया। बहुत सारे लोग दिन की शुरुआत ही क्रिकेट से करते हैं, ठीक है, या दिन का एंड क्रिकेट पे करते हैं। अब यहां पर ये देखें कि क्रिकेट ऐसा इतना ज्यादा क्यों हावी होगा, क्योंकि हम लोगों की भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं डंडे, लाठी, ये पहले से ही हमारे जीवन का एक हिस्सा थे, एक हमारे समाज का हिस्सा था। लोग कहीं भी जाते थे लठ लेके साथ में निकलते थे घर से बाहर, क्योंकि डिफेंस चाहिए, और डिफेंस में या फिर कहीं कोई खतरा आ जाए तो उससे बचने के लिए डंडा साथ में लेके निकलते थे।
तो वो हमारे समाज का एक हिस्सा था, एक सिंबल था, हमारी अपनी डिफेंस थी कि लठ लाठी डंडा हम साथ में लेके निकलते थे। और जब लठ लाठी या डंडा साथ में नहीं होता तो एक पत्थर उठा के मारते थे फिर खींच के कि कम से कम उससे सुरक्षा हो जाए। तो डंडा हमारा बन गया बैट, और बॉल यानी जो जो एक पत्थर होता था जिसको फेंक के हम मारते थे, अपना बचाते थे, अपने आप को बचाव करते थे, वो हमारी बन गई बॉल। मतलब हमारे जो डंडे और जो उसका पत्थर का जो सब्स्टिट्यूट आ गया, बल्ला और गेंद आ गया, है ना। मतलब उसको हमने एक मनोरंजन बना लिया। पहले वो हमारी डिफेंस एक मूलभूत आवश्यकता थी कि भाई अगर कोई खतरा आ जाए, पहले टाइम में जंगल ज्यादा होते थे, उतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, और लोगों को अपने बचाव के लिए कुछ तो चाहिए था, तो वो डंडा लेके चलते थे। डंडा उस समय अगर मान लो उनके हाथ में नहीं है तो पत्थर उठा के मारते थे। तो डंडा और पत्थर की जगह किसने ले ली? बैट और बॉल ने। हालांकि वो उस समय की आवश्यकता थी और ये इस समय का मनोरंजन है, इतना अंतर आ गया, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे नेचर में, हमारे डीएनए में पहले से ही है वो तो बैट बॉल का, ठीक है। तो डंडे का लठ का काम कौन कर रहा है? बैट कर रहा है, और जो मारने का काम है वो बॉल कर रहा है, यानी फेंकने का काम। तो हमारे डीएनए में, ब्लड में सदियों से भरा हुआ है ये, इसलिए वो हमारे लिए एक सबसे आकर्षक और हमारे एक फील्ड, इंटरेस्ट की फील्ड बन जाता है क्रिकेट। नहीं तो इससे पहले हॉकी का भी बड़ा प्रचलन था। हॉकी आज के टाइम में कम हुआ। हॉकी में तो क्या था, वो तो सीधा साधा डंडा ही था, एक स्टिक होती थी, एक बॉल के पीछे अपन उसको साथ में लेके, और स्टिक के साथ में, हॉकी के साथ में एक बॉल के पीछे पड़े रहते थे। तो वो तो सीधा साधा एक पूरा एक सीधा डंडा ही था। लेकिन उस हॉकी का धीरे धीरे प्रचलन कम हो गया क्योंकि उसमें ज्यादा थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत थी। बैट बॉल में उतना कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती। 11 लोग लगे होते हैं मैदान में, 11 लोगों में 2 लोग काम कर रहे होते हैं, बाकी खड़े होते हैं ज्यादातर। शायद ही 11 में से कई सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं पूरा गेम खत्म हो जाता है वो सीधे ही खड़े रहते हैं, इधर उधर ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं होता, टहल लेते हैं, चल फिर लेते हैं, बस फालतू ही खड़े होते हैं। तो खेल तो 2 ही लोग रहे होते हैं, एक बॉल फेंक रहा होता है, एक बैट मार रहा होता है, एक पीछे बॉल पकड़ रहा होता है, वो भी बस बॉल पकड़ने का काम कर रहा है। हालांकि कंसंट्रेशन का काम 2 से 3 ही लोग कर रहे हैं। पीछे जो स्टंप के पीछे विकेट कीपर लगा हुआ है वो काम कर रहा है, बॉल फेंकने वाला चलो ठीक है कॉन्सेंट्रेट, उसको अपनी डायरेक्शन फिक्स करनी है, किस डायरेक्शन में बॉल फेंकनी है, उसने अपनी अपनी लेंथ एक लाइन बना दी कि इस लाइन पे फेंकनी है। और बैट्समैन जो कि बैट से बॉल में मारना है वो अपना फोकस की कहां फेंकने वाला है, उसके सामने वाले के माइंड को रीड करने की कोशिश करता है और अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है। 2 से 3 लोग काम कर रहे होते हैं, बाकी लोग इंतजार करते हैं कि बॉल आएगी। उतने परफेक्टली रेडी नहीं होते हाँ, लेकिन जितनी देर तक उनके पास बॉल पहुंचती है, बड़ी फील्ड होती है, तब तक वो रेडी भी हो जाते हैं। तो मतलब एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं होते, बस वो बैठे हैं इधर, मतलब बैठे तो नहीं रहते, चल रहे हैं इधर उधर, टहल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बॉल आएगी, कैच पकड़ लेंगे, तो इस तरीके से। और कई सारे खिलाड़ी ऐसे लगे होते हैं फील्ड में जिनके पास लास्ट तक की शायद 1-2 बारी बॉल जाती होगी, नहीं तो खड़े हैं, मतलब उनकी एक्सरसाइज नहीं हो रही वहां पर। खड़े होने में क्या एक्सरसाइज, इधर उधर टहलने फिरने में आधे घंटे 1 घंटे बस खड़े हैं, टहल लिए, उसमें क्या एक्सरसाइज। हाँ, अगर आप वॉलीबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, फुटबॉल खेलें, ऐसे गेम खेलें तो उसमें तो दौड़ ही दौड़ है, बिल्कुल है कि नहीं। बास्केटबॉल में अरे तो दौड़ तो हो रही ना, तो आपकी एक्सरसाइज तो हो रही, आप एटलीस्ट दौड़ तो रहे हो। बस हमें तो सब मजा चाहिए, बस मजा आना चाहिए। अब क्रिकेट में भी आप देखो तो बस देखने में कि उसने बॉल फेंकी, इसने बल्ले से मारा, बस इसको अपन मजा देख रहे हैं कि कितना बढ़िया, उसने कितनी बढ़िया बॉल फेंकी, कितना बढ़िया एकदम हाई बॉल जा रही है, ऊंची बॉल जा रही है, कितना मजा आया देखने में उसको, बस ये है ना। तो बेसिकली आपकी सही शारीरिक एक्सरसाइज, शारीरिक आपकी जो है मेहनत, आपकी फुटबॉल बास्केटबॉल यानी इनमें है। कंसंट्रेशन भी है, फोकस भी। आप जब बॉल के पीछे भाग रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होता है कि बॉल कहां आने वाली है, मुझे कहां पर अपने आप को प्लेस करना है, कहां तक दौड़ के मुझे फास्ट पहुंचना है, मुझे बॉल के पीछे भागना है, तो अब ये बॉल सामने वाला कहां से मारेगा, कहां पहुंचना पड़ेगा, कहां जाएगी बॉल, तो ये सारा एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेशन। जब आप बॉल के पीछे भाग रहे हैं तो आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ भाग रहे हैं, है ना। भले आधे घंटे का बास्केटबॉल हो, 1 घंटे अपन खेल रहे हैं, आधे घंटे खेल रहे हैं, 15 मिनट खेल रहे हैं, लेकिन पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरे फोकस के साथ खेल रहे हैं। क्रिकेट में 11 के 11 खिलाड़ी फोकस और कॉन्सेंट्रेट उतना शायद नहीं होते हैं जितना कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं। उतने क्रिकेट के खिलाड़ी कॉन्सेंट्रेट और फोकस नहीं होते हैं, ध्यान रखो। वो अगर 15 मिनट भी अपना 5 मिनट भी गेम खेल रहे हैं तो 5 मिनट में सारे के सारे खिलाड़ी एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर लगे होते हैं, फोकस होकर लगे होते हैं। और क्रिकेट में जो 3 खिलाड़ी होते हैं, एक बॉल फेंकने वाला, एक बैट चलाने वाला और एक विकेट कीपर, और ज्यादा से थोड़ा सा आसपास के खिलाड़ी है वो थोड़े से कॉन्सेंट्रेट अलर्ट होते हैं। बाकी एकदम जो फील्ड पे बाउंड्री पे जो लगे होते हैं उतने अलर्ट मोड में नहीं होते हैं, बस हाँ वो खड़े हैं कि अगर आएगी तो मैं तैयार हूं, मेरा ये काम है और मैं यहाँ पर उसके लिए तैयार हूं, बस। एकदम अलर्ट नहीं होता है जितना कि बास्केटबॉल फुटबॉल का खिलाड़ी एकदम एकदम अलर्ट रहता है, 5 मिनट एकदम कॉन्सेंट्रेट, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग अपने जीवन में एक ऐसे गेम्स को शामिल कर लेते हैं जो आलसी और उबाऊपन से भरा होता है। ये सच है, क्योंकि अब अपन क्रिकेट के इतने दीवाने, इतने फैन हैं, जब हम किसी चीज के बहुत ज्यादा दीवाने या फैन हो जाते हैं ना, तो उसके बारे में अगर कोई कुछ बोले ना तो सबसे पहले वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है कि बोल क्या रहा है भाई। हम उसके बारे में सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी दीवानगी इस कदर है, उससे हमें इतना ज्यादा प्यार और लगाव है कि हम उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाते। लेकिन सत्य यही है,
सुनो या ना सुनो, मानो या ना मानो, लेकिन अगर इसे जानने की कोशिश करो तो यही सत्य है कि 10-11 में से 11 खिलाड़ी में से 3 खिलाड़ी कंसंट्रेटर फोकस होकर अगर काम कर रहे हैं और बाकी अगले संडे चलो बेटा मैंने गेम खेला है क्रिकेट, बहुत दीवानगी और बहुत बहुत ही मतलब जुनून के साथ क्रिकेट खेला है, ठीक है, और उसमें हर बार बस मैं यही इंतजार कर रहा था बस मुझे बैट पकड़ने का मौका मिल जाए, उसके लिए लड़ भी जाते थे, उठा के फेंक देते थे, मैं पहले बैटिंग करूंगा भाई, ठीक है, उसमें सब मतलब ठीक है, बड़े हो जाते हैं तो अपने एक समझ का स्तर हो जाता है, तो उसमें अपन बैटिंग के लिए अपने टीम के लिए खेलते हैं, अपन जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन जब बचपन होता है तो अपन उसमें बैटिंग करने के लिए खेलते हैं, बस भाड़ में जाए तुम्हारी फील्डिंग में भाड़ में जाए, हाँ बॉलिंग में अगर अच्छा लगता है तो बॉलिंग भी ठीक है, देखें बॉलिंग करने में मजा आता है, लेकिन बैटिंग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि बैट पकड़ने को मिल जाए, सबसे ज्यादा मैं ही खेलूंगा, सबसे ज्यादा बैटिंग मैं ही करूंगा, और नहीं दिया ना तो पकड़ के मारूंगा, बल्ले से मार, मेरी बॉल मेरी गेंद लेके भाग जाऊंगा मैं ये डर भी रहता है भाई, जिसकी बैट और बॉल होती है वो डराता भी है कि मैं खेलूंगा ना, अगर मेरा नंबर नहीं आया, मैं नहीं खेल पाया ना तो अगले बार से बैट नहीं लाऊंगा मैं, मेरा बल्ला है मेरी गेंद है, तो ये भी डर बैठा के रखते हैं वो लोग, ठीक है, और वो लोग थोड़ा सा ज्यादा एंजॉय करते हैं क्रिकेट। तो हम देखते हैं कि एक तो हमारा जो डिस्ट्रैक्शन होता है, एक डिस्ट्रैक्शन होता है, हमने अपना सबसे, कई लोग तो ऐसे बस टीवी पे ही घंटों घंटों बर्बाद कर देते हैं मैच देखने में, क्रिकेट का मैच, कुछ नहीं तो टेस्ट मैच ही देख रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, T20 नहीं आ रहा, चलो T20 में थोड़ा ज्यादा मजा है कि वो लोग ज्यादा एनर्जी के साथ और जल्दी जल्दी गेम को खत्म करते हैं, कम ओवर होते हैं और एकदम बहुत खतरनाक तरीके से मारते हैं, मतलब पूरा फोकस उनका होता है कि खेलो और जाओ, 1 ओवर 2 ओवर खेलो और जाओ, इसलिए वो अच्छा पूरी एनर्जी के साथ पूरी ताकत के साथ फटाफट खेलते हैं और जाते हैं, तो वो थोड़ा सा एक आकर्षण भी लगता है, कम टाइम के लिए रहता है। 50-50 वाला गेम वो थोड़ा सा फिर भी बोरिंग हो जाता है, आराम से टुक टुक करते रहते हैं, दौड़ रहे हैं, रन बना रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई मारने की जल्दबाजी नहीं है, बहुत ओवर है, आराम से खेलो, रिलैक्स होके खेलो, समय समय पर मारते रहो, ऐसा रहता है। टेस्ट में तो और भी बस टिके रहना है, बस खुद को बचाए रहना है, टाइम रहता है उसमें भी, इतना टाइम आपका है, फिर इसके बाद उसमें भी उसकी कंडीशंस होती हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट तो फिर भी और वाव हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे लोग घंटों घंटों देखते रहते हैं, कहीं नहीं तो टिकट के लिए टिकट लेकर वहीं चले जाते हैं, वहीं देखते रहते हैं, बैठे बैठे टाइम पास करते रहते हैं। तो ये है, मतलब चलो ठीक है, हम तो बच्चे हैं, हम क्रिकेट देखने फील्ड पे नहीं जा रहे हैं, टीवी पे भी हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि ऐसे गेम्स में अगर आप एकदम पैशनेट हैं, अगर आपको लगता है कि पूरी जी जान लगा दूंगा, IPL तक और इंटरनेशनल गेम तक पहुंच के रहूंगा, आप एकदम पैशनेट हैं, तो उसके पीछे पड़ जाओ, बिल्कुल पूरी मेहनत पूरी जान लगा दो उस गेम में। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसके लिए नहीं बना हूं और मैं इसमें बहुत आगे तक नहीं जाना चाहता हूं, ये सब मेरे एक मनोरंजन, एक एक्सरसाइज के लिए गेम है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, उसमें घंटों घंटों मैच देख के अपना टाइम पास मत करो, मनोरंजन उसमें इतना ज्यादा मत करो, ठीक है, उसे बस अपना ठीक है देख लिया, जान लिया कौन खिलाड़ी कितना अच्छा खेल रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा कभी देख लिया, सुन लिया, बात कर ली उसके बारे में, इतना सफिशिएंट है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो बाकी, ठीक है। दूसरी बात हम देखते हैं टीवी देखने में, हालांकि अब तो मोबाइल फोन है अपने हाथ में, तो सारी टीवी वहीं आ गई है, लेकिन फिर भी टीवी देखने में हम अगर कभी कुछ इंटरेस्ट होता है किसी का ज्यादा टीवी देखने का, कुछ अच्छे सीरियल देखने का, मूवीज देखने का, तो ऐसे हम लोग फिर टीवी में भी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो वो हमारी पढ़ाई में एक बाधा बन जाता है, टीवी में हम लोग ज्यादा वेस्ट ना करें टाइम। तीसरा, हम सबसे जो अभी हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन और सबसे बड़ा शत्रु है वो मोबाइल फोन है, बहुत खतरनाक। तो हम अपने आप को एक शेड्यूल करें टाइम, और एक हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए, एक हमारा फिक्स होना चाहिए कि भाई मुझे किस तरह का कंटेंट देखना है। हर तरह के कंटेंट में मत घुसो, रील्स भी देख रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, जो आ रहा है सामने बस उसी को देखे जा रहे हैं, कोई मजा भी नहीं आ रहा है तब भी, और फिर देख रहे हैं कि कुछ तो मिल जाए, कुछ अच्छा मजेदार कुछ मिल जाए, बस इसी में स्क्रॉल करते करते ही पता चला 1 घंटे देख लिया, कुछ भी अच्छा नहीं देखा, मजा ही नहीं आया, बस ठीक है चला लिया, देख लिया, बस मोबाइल चलाने में उतना ही मजा आ रहा था तो बस चला लिया, कुछ अच्छा देखने को ही नहीं मिला फिर भी चला रहा है, कुछ अच्छा बोर हो रहे थे, बस पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था इसलिए मोबाइल चला रहा है, ठीक है। तो मोबाइल चलाने में हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और कई बार तो बिना उद्देश्य, बिना किसी लर्निंग के, बस पता ही नहीं होता क्यों चला रहे हैं, क्या देखना चाहते क्या है, हम लोग देखना क्या है हमें। चलो ठीक है, तुम लोग अगर ये भी जानते हो कि मुझे देखना क्या है, तो भाई साहब ये भी देखो कि उससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है क्या, उसमें मुझे कुछ बेनिफिट होगा क्या। थोड़े से स्वार्थी बनो जीवन में, थोड़े से, कि कम से कम अपनी लाइफ को तो एक सही डायरेक्शन में लेके जाओ। मनोरंजन तक ठीक है कि मनोरंजन ऐसा ना हो कि आपको आपकी लाइफ को ही खत्म कर दे, आपको एंटरटेनमेंट, आप आधे घंटे एंटरटेनमेंट कर लो यार, 1 घंटे कर लो, उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट आपकी लाइफ को खतरनाक डायरेक्शन में ले जाएगा, आपकी लाइफ को खत्म कर देगा, ये बहुत बाद में पता चलेगा आपको, समझ गए। एक बात ध्यान रखो कि जीवन का एक फेज तो हमें ये सामना करना पड़ता है संघर्षों से भरा हुआ,
आपका ये 5 साल से 6 साल से लेकर जब हमें समझ आती है 6-7 साल से लेकर के 20 साल 22 साल 25 साल तक आपको ये संघर्ष करने का समय होता है। यानी हमारे जीवन में ये एक इस तरीके से रहता है। ये इस पड़ाव से हर एक व्यक्ति को गुजरना होता है, ठीक है। जो यहां पर मेहनत करता है तो वो यहां जिंदगी को आराम से गुजारता है, ठीक है। और अगर जो यहां मेहनत नहीं करता है तो उसकी जिंदगी यहां पर कठिन हो जाती है फिर, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप अगर इस टाइम पीरियड में मेहनत कर लेंगे तो आपको आगे की जिंदगी बहुत आसानी से निकल जाएगी आपकी। और अगर आपने स्टार्टिंग की स्ट्रगल की जिंदगी को एंजॉयमेंट में निकाल दिया तो आगे की जिंदगी आपकी स्ट्रगल से भरी होगी, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड करें कि आप लोग अभी थोड़ी मेहनत होगी बाद में, लेकिन फिर बहुत ज्यादा मेहनत होगी जिसमें आप लोगों को मतलब लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, बॉस की बातें हैं या आप जहां भी जॉब करेंगे उसकी बातें सुननी पड़ेंगी, लोगों के ताने, फिर अपन को वहां पर अपनी बेइज्जती भी सहन करनी पड़ेगी। बचपन में तो अपन ठीक है छोटे हैं, बेइज्जती और इज्जत कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब, क्योंकि हम समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, समाज से जुड़े हुए हैं। तो समाज का हर एक छोटी बड़ी बात हमको बहुत प्रभावित करती है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम मोबाइल फोन्स में और इतना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट ना करें कि वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो जाए आगे के लिए, ठीक है। अब इसके बाद और हम लोग कहां अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं या हम अपने आप को कहां पर डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। एक तो हमने देखा कि हम गेम्स में अपने आप को टाइम वेस्ट कर देते हैं, टेलीविजन में अगर इंटरेस्ट होता है टीवी वगैरह में वहां पे टाइम वेस्ट कर देते हैं, मोबाइल में अपना टाइम चला जाता है। ये हमारे एक पढ़ाई का डिस्ट्रैक्शन होता है सबसे ज्यादा। तो पढ़ाई का अगर आप पढ़ने भी बैठते हैं तो कई बार मोबाइल फोन साथ में रख के बैठते हैं, पास में रख के बैठते हैं, फिर बार बार मोबाइल छूते हैं कि चलो टाइम ही देख लें। टाइम बहाने के देखने के नाम मोबाइल उठाते हैं, पता चला टाइम ही नहीं देखते हैं, बाकी सब देख लेते हैं। सिर्फ हमने टाइम देखने के बहाने मोबाइल उठाए कि चलो यार थोड़ा टाइम तो देख लें कितना टाइम हो गया, तो टाइम देखने के बहाने मोबाइल उठाते हैं, बस टाइम नहीं देखेंगे बाकी सब देख लेंगे। फिर पता चलेगा जब मोबाइल रखेंगे तो फिर देखेंगे अरे टाइम कितना हो गया, टाइम तो देखा ही नहीं मैंने, फिर दोबारा उठाएंगे टाइम देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय तो आपके रूम में तक मोबाइल नहीं होना चाहिए भाई साहब, तब जाके आप कोशिश, तब जाके आप ये अपने आप से उम्मीद करना कि आप पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। अगर मोबाइल पास में रख के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो फिर तो उम्मीद मत करो कि आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ मन लगा के पढ़ाई कर पाओगे। हाँ, अगर आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो, सही इस्तेमाल करने के लिए भी बेटा हम अपनी एक जो एज होती है ना 18 से ऊपर आ गए हैं, तब जाके हमें एक थोड़ी सी समझ विकसित होती है कि हम सच में मोबाइल फोन का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और मोबाइल फोन हमारे लिए क्या खतरनाक, कितना खतरनाक हो सकता है। इतनी हमारे अंदर समझ आ जाती है एटलीस्ट 18 पर पहुंचने के बाद, उसके बाद। लेकिन अगर हम 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 14 साल के हैं, हमारे अंदर इतनी समझ नहीं होती है कि मोबाइल फोन का एक्चुअल में सही इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं और इसके मोबाइल के हमारे लिए क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। इस समय तो आप मोबाइल फोन के एक्सपेरिमेंट्स मत करो कि मोबाइल पास में रख के आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, पढ़ाई में मन लगा पाओगे, पढ़ाई में मोबाइल का बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। मोबाइल चलाने के टाइम फिक्स रखो, एक निश्चित रखो कि इस टाइम में मुझे मोबाइल चलाना है। हाँ, मोबाइल में कुछ अच्छी चीज है और मोबाइल में एंटरटेनमेंट जो भी चीजें आपको लगता है तो उस चीज का थोड़ा सा समझ के साथ सही इस्तेमाल करें, पढ़ाई के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, शौक के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए तो आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन उसका टाइम फिक्स रखें। बाकी पढ़ाई के साथ आप मोबाइल को बिल्कुल ना रखें, एक दूर रखते हैं। पढ़ाई में कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप उसे पहले कॉपी में नोट कर लें कि ये डाउट, ये कंफ्यूजन मुझे मोबाइल फोन से, वीडियोस से, क्रोम से, चैट जीपीटी से ये पूछ के मुझे ये पता करना है। अगर मुझे लगता है कि अभी इंस्टेंटली मुझे ये पता करना है, टीचर्स से मैं डाउट नहीं पूछ पा रहा हूं या बहुत ज्यादा पीछे चला गया हूं, तो वहां तक मुझे उसके लिए फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए पहले कॉपी में एक लिस्ट बना लें कि मुझे मोबाइल में सर्च क्या क्या करना है, मोबाइल से मुझे क्या क्या पूछना है। अपनी कॉपी में लिख लें, टॉपिक्स, पॉइंट्स लिख लें, प्रॉब्लम्स लिख लें, डाउट्स लिख लें कि ये मेरे डाउट्स हैं जो मुझे मोबाइल फोन में देखने हैं। बार बार डाउट्स के लिए, बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार मोबाइल में ना जाए। पता चले एक चीज पूछने के लिए जा रहे हैं तो पूछी तो एक ही चीज, लेकिन बाकी 10 चीजें फालतू कर ली, 10 चीजें फालतू देख ली। फिर कोई एक वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा, उस मीनिंग को सर्च करने के लिए मोबाइल उठाया, पता चला एक वर्ड का मीनिंग सर्च करने के लिए गए थे, 2 सेकंड का, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट का काम था, उसके लिए अपन ने 1 घंटे तक मोबाइल चला लिया। फिर ऐसे बार बार अगर हम पढ़ाई करने के लिए मोबाइल उठा रहे हैं ना तो पढ़ाई तो कम ही करेंगे, बाकी फालतू चीजें ज्यादा देख लेंगे। क्योंकि मोबाइल इतनी पावरफुल चीज है कि हम अपने आप को नहीं रोक पाते भाई साहब। बड़े बड़े समझदार बुद्धिजीवी लोग नहीं रोक पाते अपने आप को, फिर तो हम बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए बार बार पढ़ाई के नाम से ही सही, लेकिन मोबाइल मत उठाओ। आप पढ़ाई के लिए मोबाइल उठा रहे हैं तो अपने पास एक लिस्ट बना लो, आज की लिस्ट, कि आज मुझे मोबाइल में ये चीजें देखनी है, ये पढ़ाई करनी है, ये सर्च करना है, ये होमवर्क करना है। उसके लिए पहले अपनी एक लिस्ट बना लो, फिर एक साथ सारी बातें मोबाइल में पूछ लो।
जिससे कि आपको पढ़ाई के लिए ही बार बार मोबाइल ना छूना पड़े, ना उठाना पड़े, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच सके। ठीक है, समझ गए। एक मैं आपको एक बहुत प्यारा एक ट्रिपल एम, जो मैंने खुद ने उस चीज को जाना, अनुभव किया और मैंने उसको क्रिएट किया है, मैं उसको बताता हूं, जो मैं बहुत कम शेयर करता हूं। जब जरूरत मुझे लगता है कि बच्चों को ये चीज बताना चाहिए, उस समय मैं उसको लेके आता हूं। ट्रिपल एम। सर हाँ सर आपको फोन के बारे में हाँ, 4 के बारे में बताऊंगा मैं भी। ठीक, उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछूंगा। ट्रिपल एम, इस ट्रिपल एम का क्या मतलब है और ये क्या चीज है, इसको समझते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले ये ट्रिपल एम जो है एक एम से निकल के आया, मैग्नेटिक फील्ड। एम होता है मैग्नेटिक फील्ड। हमारे जीवन में एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है कई बार कि अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गए तो उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने के लिए ना बहुत फोर्स की जरूरत होती है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और उस ट्रैप में पड़े पड़े एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हम वेस्ट कर देते हैं। फिर हमें बहुत बाद में समझ में आती है कि मैं किस ट्रैप में फंस गया और किसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ को स्पॉइल कर ली। इसमें एक एम जो डिनोट करता है, पहली चीज मैंने एक एम जो यहां पर बताया, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, एम फॉर मैग्नेटिक, एक चुंबकीय क्षेत्र, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। उस चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने में बहुत ताकत चाहिए पड़ती है। बहुत सारे लोग अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चले गए तो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जब तक कि उनके अंदर की पूरी शक्ति ही खत्म हो जाती है, फिर वो कोई काम के नहीं बचते। इसमें एक एम का मतलब है मोबाइल फोन। अगर आपको मोबाइल फोन का बहुत खतरनाक एडिक्शन लग गया है कि आप मोबाइल फोन के बिना खाना नहीं खा सकते, मोबाइल फोन के बिना सो नहीं सकते हैं, मोबाइल फोन के बिना आपका दिन नहीं हो सकता है, आप सबसे पहले उठकर ही मोबाइल फोन देख रहे हैं, अगर आपको मोबाइल फोन नहीं मिला तो आप दोबारा सो जाएंगे। इतना खतरनाक एडिक्शन हो गया आपको मोबाइल फोन का। तो आप एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गए भाई साहब कि आपको उससे बाहर नहीं निकले ना तो आप अपनी लाइफ स्पॉइल कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, और आपको ये बहुत बाद में जाके समझ में आएगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो अगर आपको मोबाइल फोन की इतनी खतरनाक एडिक्शन है कि आप मोबाइल फोन के बिना रह नहीं पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपको मोबाइल फोन एक दिन नहीं मिला तो दूसरे दिन पता नहीं क्या हो जाए, इतने खतरनाक एडिक्ट हो गए, तो आप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है भाई साहब। और ये मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक ट्रैप के अंदर आप अपने बहुत कीमती समय और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देंगे। आप इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं निकले ना तो आपकी लाइफ खत्म है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक हमारा मोबाइल फोन जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें लेके जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर मोबाइल फोन से छुटकारा पाने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। इसलिए कोई ऐसी एडिक्शन मत डालिए, कोई ऐसे शौक मत पालिए कि मोबाइल फोन नहीं है तो कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत लिमिटेड उसको रखिए मोबाइल फोन को अपनी लाइफ में, अभी कम से कम 15-18 एज तक, क्योंकि आप लोग अपनी बहुत विकसित समझ में नहीं होते हैं, आपकी समझ शक्ति उतनी विकसित नहीं होती है कि आप चीजों का सही और गलत में बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, तो कम से कम 16, 17, 18 एज तक आप मोबाइल फोन को एक अपनी लाइफ का अभिन्न हिस्सा मत बनाइए, बहुत लिमिटेड इस्तेमाल कीजिए उसको, नहीं तो आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाएंगे, आपको बहुत बाद में समझ में आएगा कि खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा आपको। ठीक है, दूसरा जो एम होता है दैट इज मनी। कई बार ये मजबूरी के चलते हमें करना पड़ता है कि घर में अपने शौक के लिए ही सही, पढ़ाई के लिए ही सही, अपनी जरूरतों के लिए हम कुछ छोटी मोटी जॉब ढूंढ लें, कुछ मैकेनिक की दुकान पर लग गए, या कुछ किराने की दुकान पर चले गए, मेडिकल की दुकान पर चले गए, इस दुकान पर चले गए। हमें पैसा किसी को बुरा नहीं लगता बेटा, और पैसा जितना आता जाए ना उतना अट्रैक्ट करता जाता है। बहुत अट्रैक्टिव पावर होती है मनी में। इसमें बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी अपने आप को अट्रैक्ट करने से नहीं रोक पाते हैं। मोबाइल फोन में तो अट्रैक्ट करने की बहुत बड़ी पावर है ही, लेकिन मनी में उससे कहीं गुना ज्यादा अट्रैक्टिव पावर है। अगर आपको एक बार पैसा कमाने की लत लग गई ना तो आप और पैसा मांगेंगे, और पैसा कैसे आए उसमें दिमाग चलाएंगे। आप पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा, फिर आप ये दिमाग लगाएंगे अभी मुझे अगर 4,000 रुपए मिल रहे हैं तो 5,000 रुपए मुझे कैसे मिलेंगे, 6,000 कैसे आएंगे, कौन सी नौकरी करूं कि 7,000 मिलने लगे, क्या काम करने लगूं कि 8,000 हो जाए सैलरी, 8,000 रुपए मुझे मिलने लगे। आपकी एज मैटर नहीं करती इसके लिए। आप अगर एक बार पैसा कमाने की लत आपके अंदर लग गई किसी भी उम्र में तो आप उससे और ज्यादा चाहते हैं, और ज्यादा चाहते हैं, और आपका दिमाग फिर वहां चलने लगता है, आपका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा अगर आपके अंदर समझ शक्ति विकसित नहीं है तो। ठीक है, ध्यान रखें कि मनी के ट्रैप में ना फंसे। जब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आप मनी के ट्रैप में ना जाएं। आप पैसा अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है, जरूरत है कि भाई जीवन यापन चलाने के लिए और आगे की लाइफ चलाने के लिए मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, करिए, लेकिन आप उसको कमाने के लिए नहीं और पैसा बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी शौक और जरूरतों के लिए, शौक के लिए नहीं, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खाना, रहना और पढ़ाई करने के लिए मैं पैसे का इस्तेमाल कर रहा हूं, बस उतना। शौक के लिए इस्तेमाल कमाइए मत, शौक के लिए मत कमाइए पैसा। पर्याप्त जितना जरूरत है उतना ही कमाइए, उससे ज्यादा कमाने के पीछे मत भागिए फिर,
क्योंकि आप अभी एक स्टूडेंट है, आपका उद्देश्य पढ़ाई है, पैसा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पैसे को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो मतलब आप इस मनी के ट्रैप में नहीं फंसे हैं, मनी का मैग्नेटिक फील्ड में नहीं फंसे हैं, आप सही हैं, आप अपना पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक बार मनी के ट्रैप, मनी की मैग्नेटिक फील्ड में फंस गए ना, फिर आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे, आप और पैसा कमाना चाहेंगे। तो अगर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिले पैसा कमाने के लिए, कोई अगर लोग प्रलोभन दे कि भाई ये आ जाओ, ये दुकान कर, ये काम कर लो, इससे आप पैसा कमा लो, पढ़ाई भी कर लो, पैसा भी कमा लो, तो आप उनकी बात में बताइए। जब आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अभी आप पैसे में मत फंसिए। आपकी अगर जरूरतें चल रही हैं, किताबें हो रही हैं, आपकी पढ़ाई के लिए खर्चा निकल रहा है, आपके खाने पीने की व्यवस्था बन रही है, तो आप पैसे के पीछे मत भागिए, बस पढ़ाई के पीछे भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए, लर्निंग्स के पीछे भागिए। पैसा आपके पास भागते भागते आएगा भाई साहब, बरसेगा पैसा आपके पास, बरसात होगी अगर आप लर्निंग्स के पीछे भागे। अगर तो फोकस ऑन द रूट, नॉट ऑन द फ्रूट्स। अभी आप फलों के पीछे मत भागिए, आप जड़ के पीछे, अपनी जड़ को मजबूत बनाइए। ठीक है, अपनी जड़ मजबूत होगी तो इतना फल बरसेगा, इतना फल बरसेगा कि आप भी खाएंगे, मोहल्ले भी खाएंगे, देश के पूरे लोग खाएंगे, इतना फल आपके ऊपर बरसेगा। अगर आपकी जड़ें मजबूत हो गई, इतना फल दोगे आप लोग। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में मोबाइल फोन, इस मैग्नेटिक फील्ड में मत फंसिएगा, मनी की मैग्नेटिक फील्ड में मत फंसिएगा, पैसा कमाने के पीछे मत भागिएगा, लर्निंग्स के पीछे भागिए, सीखने के पीछे भागिए, अपनी एजुकेशन के पीछे भागिए। तीसरा जो एम है, मोबाइल हो गया है, मनी हो गया है, गैस कीजिए। एक और कौन सी चीज यहां पर फंस जाते हैं हम लोग, शायद आप लोग गैस नहीं कर पाएंगे। इस एम को यानी ट्रिपल एम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ और वर्ड लेटर यूज कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बुंदेलखंडी भाषा का शब्द लिया है। बुंदेलखंडी मेरी मदर टंग है, मातृ भाषा रही है, मेरा जन्म मदर टंग यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ है, इसलिए वो मेरे डीएनए और ब्लड में है, तो वहां से मुझे ये शब्द मिला। एम, बुंदेलखंड में मोड़ा मोड़ी एक शब्द सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? मोड़ा कौन होता है? बॉयज, और मोड़ी गर्ल्स, है ना? तो अगर आप इस मोड़ा मोड़ी के खेल में फंस गए, मनोरंजन ही सही, टाइम पास ही सही, अगर आपको लगता है कि पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, दोस्ती भी करते हैं, ठीक है, तो आप अगर इस ट्रैप में, क्योंकि ये वो उम्र होती है जहां पर फिसलन कई सारी होती है, और अपोजिट क्योंकि हम होते हैं, अपोजिट जेंडर होते हैं, तो अट्रैक्शन भी होता है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है, ये स्वतः होता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ भागता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ भागता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ भागता है, अट्रैक्ट होता है। तो ये स्वाभाविक होता है। हमारे अंदर कोई हम बहुत दिव्य नहीं है, बहुत महान नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी विलक्षण प्रकृतियां नहीं है कि हमारे अंदर मतलब हम अपने आप में इस संसार की इन व्यवस्थाओं से अपने आप को बचा सकें। ये हमारे अंदर स्वतः होती है। ठीक है, कि हमारे अंदर कभी ऐसी इच्छाएं हो कि हमारे एक अच्छा दोस्त हो, एक अच्छी लड़की दोस्त हो, या अच्छा लड़का दोस्त हो, और हम उसे अपने मन की बातें कहें, वो हमसे अपने मन की बातें कहें। तो ऐसी चीजें हमारे अंदर स्वाभाविक और वैज्ञानिक रूप से होती हैं। और इस उम्र में जब हम टीनेजर एज में पहुंचते हैं, तो ये हमारे अंदर बायोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये स्वतः होती है। अलग बात है, हम अपने आप को फोर्सफुली रोकते हैं, हम अपने आप को समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, अपने आप को जितना हो सकता है रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीजें बार बार उठती हैं। फिर हमें समझना है कि ये ट्रैप हो जाएगा, ये हमारा अभी हमारे लिए उलझने और जैसा सब हो जाएगा। और अब अगर ऐसा फंस गए, इसमें हमने अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, और इसमें हम मनोरंजन में अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, बहुत ज्यादा अगर हम इसमें घुस गए, तो फिर हमारा जो मेन फोकस है, जहां हमें चाहिए, लर्निंग्स में, स्टडी में, एजुकेशन में, जो अभी हमारा सच में मेहनत करने का समय है, एक जगह में फोकस करने का समय है, वहां हम अपने आप को पूरा कॉन्सेंट्रेट 100% नहीं दे पाएंगे, डिवाइडेड हो जाएंगे हम। और जब हम दो हिस्से में डिवाइडेड हो जाएंगे, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, दोस्ती भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप एक काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए समय मिलेगा आपको, लेकिन अभी आप अपनी रूट्स पर फोकस कीजिए। जैसा मैंने कहा, अभी आप फ्रूट्स मत देखिए, रूट्स देखिए, जड़ों पर काम कीजिए, अपनी आपकी जड़ें मजबूत कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने स्किल्स डेवलप कीजिए, लर्निंग्स डेवलप कीजिए, एजुकेशन पर काम कीजिए। जब एक बार ये अपने आप को जबरदस्त तरीके से अपने आप को फॉर्म्ड कर लेंगे, अपने आप को निर्मित कर लेंगे, अपने आप को बिल्ड कर लेंगे, आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ, एक अच्छी जीवन होगा, अच्छा लाइफस्टाइल होगा आपका, बहुत पैसा होगा आपके पास में, जीवन में सब कुछ मिलेगा। लेकिन पहले जीवन निर्मित कीजिए। अगर हमने जीवन बनाने में फोकस नहीं किया ना तो जीवन मिलेगा, और ना जीवन में सुख सुविधाएं मिलेंगी, ना जीवन के सपने होंगे, ना जीवन में जो हम अभी चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस हम सोचते ही रहेंगे जीवन में, और फिर जब हम कुछ नहीं बन पाएंगे तो दूसरों को देखेंगे कि कितना अच्छा जी रहा है, कितना बढ़िया रह रहा है, इसके साथ में कितनी अच्छी टीम है, कितने अच्छे लोग हैं, इसके 10 दोस्त हैं, इसके 15 दोस्त हैं,
इसके पास सब कुछ है, कितना बढ़िया घर है, कारें हैं इसके पास में, दुनिया इसको पूछती है, जानती है, मानती है, और मैं कहां रह गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे तो कोई जानता भी नहीं, मानता भी नहीं, पूछता भी नहीं, सुनता भी नहीं, बस सब कुछ सुनाने में लगे हुए हैं मुझे। तो ऐसी लाइफ हो जाएगी फिर। ठीक है, इसलिए सही समय है कि अपने आप को इन 3 ट्रैप से बचा लो एक सही उम्र तक, जब तक आपके अंदर एक सही समझ विकसित ना हो जाए। कम से कम 16, 17, 18 साल तक आप कॉलेज लाइफ में पहुंचेंगे, आपके पास एक समझ होगी, आपके पास सही और गलत का सही नॉलेज होगा, आपके पास एक डेवलप माइंड होगा, आप फिर अपने आप को बेहतर डायरेक्ट कर पाएंगे। अगर आप कहीं फिसलेंगे भी, कहीं कुछ इस तरह की फील्ड में आएंगे भी, तो आप अपने आप को बचाएंगे, बार बार उठ खड़े होंगे, बार बार गिरेंगे, उठ खड़े होंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगी, आप अपने आप को इतना निर्मित कर चुके होंगे। ठीक है, और वो अगर आप तब अपने इतने काबिल हो पाएंगे जब आप इस एज में सही काम करेंगे, इस एज में सही कॉन्सेंट्रेट और फोकस के साथ काम करेंगे, तब जाके आप उतने काबिल हो पाएंगे उस 18, 19, 20, 21 की उम्र में, कि आप बार बार गिरेंगे, उठ खड़े होंगे, डिस्ट्रैक्शन आएंगे, फिर बचाएंगे आप अपने आप को। मतलब आप ऐसे नहीं होंगे कि आप गिरे तो गिरे ही गिरे, उठ नहीं पाए कभी जिंदगी में। कई सारे लोग जो अपनी जड़ों पे काम नहीं करते, अपनी एक सही उम्र में काम नहीं कर पाते हैं, 12, 15, 18 साल तक अगर अपने आप को सही एजुकेशन, सही स्किल डेवलपमेंट, सही लर्निंग्स पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो फिर 25 साल की उम्र तक ऐसे गिरते हैं कि उठ नहीं पाते भाई साहब, खत्म हो जाते हैं, एक ही बार गिरते हैं बस, ऐसी फील्ड में घुस जाते हैं फिर वो, और फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वो अपनी सही उम्र में अपने आप को सही तरीके से निर्मित नहीं कर पाए, बना नहीं पाए। ठीक है, समझ गए? तो ये एक ट्रैप है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आप एक बार एक एज तक बचते रहिए, अपने आप को निर्मित कीजिए, अपने स्किल्स, लर्निंग्स, एजुकेशन, स्टडी पर फोकस कर लीजिए। उसके बाद आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं, सारी जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, सारे शौक, सारी मौज, सब पूरे होंगे, क्योंकि आपने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। आप इतना अच्छा वृक्ष बन गए हैं कि आपके अंदर बहुत सारे फल हैं, कोई कमी नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ये डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे आपको। मोबाइल फोन का मैग्नेटिक फील्ड आपको बार बार अट्रैक्ट करेगा, मनी भी अट्रैक्ट करती है। अगर हम उस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है, तो मिडिल क्लास फैमिली में, तो हम कई बार सोचते हैं कि पैसा कमाएं, जरूरतें पूरी करें, शौक पूरे करें, अच्छा मोबाइल फोन खरीदें, ये ले लें, वो ले लें, अच्छे कपड़े पहने, कुछ दुकान पे काम कर लें, कुछ अर्निंग्स करें, तो ऐसे हमें मनी भी अट्रैक्ट करती है। और फिर हमें ये तो अट्रैक्ट है ही, टीनेजर में ये तो अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा है ही। तो बचते रहें बेटा जितना कोशिश होगा, और अपने आप को कोशिश करें, फोकस, कंसंट्रेट करें, एक एज तक अपने आप को बस बचाते रहें, सेपरेट, अपने आप को बस पढ़ाई में कंसंट्रेट करें, अपनी लर्निंग्स पर फोकस करें। उसके बाद फिर आप अपने आप को समझ विकसित कर लेंगे, बुद्धि विकसित कर लेंगे, अपने नॉलेज को विकसित कर लेंगे, आप खुद एक लर्निंगफुल और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, फिर आप अपनी लाइफ में, करियर में बहुत आगे तक जाएंगे, फिर आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस मायने नहीं रखेंगे। समझ में आ गया? ठीक। अब ये मैंने आपको बताया ट्रिपल एम मैग्नेटिक फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर हम फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और बहुत कम लोग अपने आप को बचा पाते हैं। जो बचा पाते हैं वही जीवन में आगे कुछ कर पाते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूं, आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पहले उठा के बैठिए। तो 4-5 पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखिए। ये तो मैंने बताया डिस्ट्रैक्शंस हमारे लिए ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं हैं, ये अवरोध है जो आते हैं। ठीक है, गेम्स, टीवी, मोबाइल और ये ट्रिपल एम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि अपने आपको फोकस कैसे करें, कोशिश करें। ऐसे हो सकता है कि आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी आपको सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, या साइंस में इंटरेस्ट है, या मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप पहले उसको उठा के बैठें, क्योंकि उससे आपका मन लगेगा पढ़ाई में। अपना टाइम टेबल जरूर बनाएं कि मुझे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे दोपहर, यानी जो भी आपके पास सुइटेबल टाइम है, जो भी आपके पास टाइम है, उस टाइम के हिसाब से आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं कि मुझे 2 घंटे इस टाइम में और 2 घंटे इस टाइम में पढ़ने बैठना है। और आप अपने जब पढ़ने बैठे तो अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ बैठे। किस सब्जेक्ट के साथ बैठे? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। आप उसके साथ बैठेंगे तो आप एटलीस्ट आप बैठ पाएंगे ज्यादा देर तक, और उसमें आपका मन लग जाएगा। फिर आप जो इंटरेस्टिंग नहीं है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप एक काम करें कि अपने आप को थोड़ा सा कुछ चीजें बताएं, समझाएं अपने आप को कि भाई अगर मान लो आपका सब्जेक्ट साइंस कमजोर है, आपको साइंस में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो पहली चीज कि उसके कॉन्सेप्ट सीखें, उसको सीखने से आप पढ़ें। मतलब याद करने के 2 तरीके होते हैं, एक सीख कर और एक रट कर। आप अगर सीख कर याद करेंगे तो मजा भी आएगा पढ़ने में, और याद भी जल्दी होगा, और आप भूलेंगे नहीं उसको। अगर रट के याद करेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी लाइन रटे जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, बार बार रिपीट कर करके, याद कर करके, बोल बोल के रट रहे हैं, तो ऐसे आपको याद तो हो जाएगा लेकिन नॉलेज कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आपके थोड़ी देर वो टिकेगा दिमाग में, फिर भूल जाओगे, फिर भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं आपने क्या पढ़ लिया। तो समझ के याद करें,
और समझेंगे तो थोड़ा सा पढ़ने में मजा भी आएगा, मन भी लगेगा, रटेंगे तो मन नहीं लगेगा, जबरदस्ती अपने आप को बिठा के रखना पड़ेगा। तो आपको जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उस सब्जेक्ट के लिए अपने आप को थोड़ा सा लोड भी दीजिए, अपने आप को थोड़ा स्वार्थी बनाइए कि अगर इस सब्जेक्ट को मैंने ध्यान नहीं दिया तो इस सब्जेक्ट की वजह से मेरा परसेंटेज डाउन हो जाएगा, इस सब्जेक्ट की वजह से मेरे सारे सब्जेक्ट की मेहनत बेकार चली जाएगी, इस सब्जेक्ट की वजह से बाकी बच्चे मेरे से आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरी परसेंटेज, मेरे मार्क्स को डाउन कर देगा। ऐसे अपने आप को थोड़ा सा डर बताइए, समझाइए कि ये सब्जेक्ट मुझे नीचे गिरा देगा, इसलिए सब्जेक्ट पर मुझे काम करना पड़ेगा, भले इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट पर भी, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उसको अपना अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को भी जैसे तैसे करके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता करके और उसे मन लगाकर पढ़ाई कोशिश कीजिए, करेंगे आप, कर पाएंगे, ठीक है। उसके अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उसके डिसएडवांटेज खुद को समझाइए कि अगर मैंने इसको नहीं पढ़ा तो मेरे परसेंटेज डाउन हो जाएंगे और फिर मेरा मन और फिर मैं जो चाहता हूं वैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद और तरीका होता है कि हम और क्या कर सकते हैं, अगर हम अपने आप को माइंड को फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है तो हम लंबी गहरी सांस लें, बैठे रिलैक्स होके, थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लें, 10 बार 20 बार, धीरे धीरे अंदर नाक से गहरी सांस लें, छोड़े, कॉन्सेंट्रेट अपने आती जाती हुई श्वास पर ध्यान दें, ऐसे खुद को कॉन्सेंट्रेट करें। एक डार्क होल में, एक मतलब एक बंद कमरे में जब अंधेरा हो उस समय कोई एक लाइट की प्रकाश की किरण या एक छोटा सा पॉइंट, या जहां कम लाइट आ रही हो कोई एक छोटा सा फोकस पॉइंट बना लीजिए, उस फोकस पॉइंट को कंटिन्यू देखिए बिना पल के झपकाए, मतलब एक फोकस पॉइंट बना लीजिए, डॉट बना लीजिए, एक पेन से बना लीजिए, लाइट चालू रहने दीजिए, बस आप एक डॉट बना लीजिए कि आसपास चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, इतना ध्यान रखें। मतलब आपको एक चीज, यानी जैसे चिड़िया की आंख, तो आपको सिर्फ आंख दिखे, पूरा पेड़ ना दिखे, पूरी चिड़िया ना दिखे, इतना कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अपने आप को एक पॉइंट पर फोकस कीजिए, थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट, बिना पल के झपकाए उसको देखते रहिए कंटिन्यू। इसकी प्रैक्टिस करिए, इसे त्राटक क्रिया कहा जाता है, यानी अपने आप को फोकस करने के लिए अपने आप को ऐसा बना देना कि अगर मैं किसी पॉइंट पर फोकस कर रहा हूं तो उस पर मिनटों घंटों उस पर फोकस करते रह सकता हूं। तो ऐसा अपने अंदर थोड़ा सा आदत और प्रैक्टिस डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए, प्रैक्टिस बना लीजिए कि मैं एक जगह फोकस कर सकता हूं। और आप उसको शुरू कर सकते हैं डॉट बनाकर उस पर एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बिना अपने आप को मूवमेंट के और बिना पल के झपकाए उसको बहुत देर तक देखते रहिए, जब तक कि आंख से आंसू ना आ जाए, तब तक देखते रहिए, एटलीस्ट 5-10 मिनट। इसके अलावा तीसरा प्रक्रिया यह है कि आपको जो घड़ी है, घड़ी के सेकंड के कांटे को आप 2 मिनट 4 मिनट जितना आप कैपेसिटी के अनुसार जितना आप देख सकते हो उतना कॉन्सेंट्रेट करके आप घड़ी के सेकंड को एक एक पल बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और काउंटिंग भी करते रहिए आप चाहे तो 1 2 3 4 मन ही मन बोले ना, और नहीं अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो कम से कम सेकंड्स के कांटे को बिना पल के झपकाए, बिना खुद को बहुत कुछ सोचे विचारे, आप उस पर फोकस कीजिए। इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ सकती है, फोकस पावर बढ़ सकती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में स्टार्ट कीजिए और अपना एक निश्चित समय रखिए कि आप सुबह 5 से 7 या रात को 10 से 12, रात को 8 से 10, आपका टाइम फिक्स रखिए, जगह फिक्स रखिए, एक ही जगह बैठिए। उस जगह पर जैसे ही आप पहुंचेंगे, उस टाइम में जैसे ही आप पहुंचेंगे उस जगह पर, आपका अपने आप माइंड सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी वो आदत बन जाएगी। अपनी पढ़ाई को अपनी आदत में शामिल कीजिए, ठीक है। अपने पढ़ने का एक जगह और एक समय निश्चित करेंगे, तो जैसे ही आप उस समय पर उस जगह पहुंचेंगे तो आपके ब्रेन सिग्नल अपने आप कह देंगे कि यही समय है मेरा पढ़ने का, आपकी आदत में आ जाएगा वो, फिर आपका मन भी जल्दी लग जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई का अपना समय फिक्स रखिए कि 8 से 10 मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, डेली पढ़ना है, और 8 से 10 किस जगह पर पढ़ना है, तो अपने आप वो ऑरा, वो पॉजिटिव एनर्जी वहां पर काम करेगी, आपकी आदत प्रैक्टिस वहां पर काम करेगी, आपको सपोर्ट करेगी, नेचर सपोर्ट करेगा आपको, ठीक है। टाइम टेबल फिक्स रखिए, उसमें थोड़ी सी ताकत से और मेहनत से काम कीजिए और अपनी पढ़ने की जगह फिक्स रखिए, पॉजिटिव एनर्जी जहां पर आपको मिले, ठीक है। चलिए, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, बाकी इसको समराइज करके हम टॉपिक क्लोज करते हैं। हाँ, 4 के बारे में बताऊंगा, और अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या कोई भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो। आपके माइंड में ना 7 डेज में हमारी हर संडे को एक क्लास होती है। इन 7 दिन में आप अपने आप से, आपको जो भी चीजें आपको प्रॉब्लम में डाल रही हैं, परेशान कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको अपने फोकस से बार बार हटा रही हैं, कोई भी चीजें आपको, कोई भी बात आपको परेशान कर रही है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार कोशिश करूंगा कि आपको आपकी उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकूं, ठीक है। तो जब भी आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी चीज आ रही है, डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है, कोई भी चीज हो रही है, आप उसे क्वेश्चन को लिख लें जिससे कि भूले ना, और फिर आपको संडे क्लास में उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं इसके बाद इसको समराइज करता हूं। मैंने आपको बताया
इसमें दो चीजों पे हमने बात की आज के टॉपिक, आज के क्लास में, कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम डिस्ट्रैक्ट किन किन चीजों से होते हैं, पढ़ाई में हमारा मन कहां भागता है जब हम पढ़ने में फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो कौन सी चीजें होती है, कौन सी बाधाएं प्रतिबाधाएं, कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो हमें पढ़ने के लिए मन नहीं लगाने देते हैं, और फिर उसका सोल्यूशन क्या है कि हम उसमें अपने पढ़ाई को कॉन्सेंट्रेट करके अपने आप को पढ़ें। ठीक है, प्रॉब्लम्स आप रिमाइंड कीजिए मैंने क्या क्या बताई। ट्रिपल एम हमारे कई बार प्रॉब्लम्स होता है, डिस्ट्रैक्शन ऑब्स्टेकल होता है। ठीक है, कोई गेम्स होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, टेलीविजन होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, पढ़ने नहीं देती हैं। दूसरा सॉल्यूशन इसका ये है कि हम अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ शुरू करें कि हमारा मन लग जाए। ठीक है, और जो अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो हमारा मन नहीं लगता है, उसके भय, उसके डर, उसके डिसएडवांटेज अपने आप को बताएं, और फिर उसको आप जब करेंगे तब आपको अपनी अचीवमेंट्स बताएं कि इसको मैं अगर स्ट्रॉन्ग कर लूं तो कितना अच्छा कर सकता हूं। जैसे मेरे क्लास 10th में ऐसा था, मेरा मैथ्स कमजोर था, तो मैं अपने आप को, मैं क्लास में फर्स्ट रैंक लाना चाह रहा था, और मुझे पता था कि मेरे जो साथी वाले दोस्त हैं उनके मैथ्स अच्छे हैं, और वो लोग मैथ्स की वजह से मुझे परसेंटेज में पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में बस मैं इतना ही स्कोर करता था कि मैं पास हो जाऊं, और मैं उतनी मेहनत ही करता था, क्योंकि मुझे पता था इससे ज्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे हो भी नहीं पाएगा, मेरा मन नहीं लगता था, मुझे मजा ही नहीं आता था पढ़ने में। फिर क्लास 10 में मुझे लगा कि मुझे अच्छी परसेंटेज बनानी है, सबसे आगे निकलना है, तो मुझे अपनी मैथ्स को भी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने अपनी मैथ्स को मजबूत नहीं किया तो ये मुझे रैंक में नीचे ढकेल देगा। तो मैंने अपने आप को समझाया कि भाई मैथ्स को मजबूत करो, वो आपका कमजोर सब्जेक्ट है, अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिर भी उसको पढ़ो, क्योंकि वो आपको फर्स्ट रैंक पर लेके जाएगा। और फिर मैंने उसमें मेहनत की, अपने आप को उसमें टाइम दिया, समय दिया, बार बार कोशिश की, तो अच्छा स्कोर हो गया, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर उसी में हुआ फिर। ठीक है, तो इस वजह से हम देखते हैं कि हम अपने अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के डिसएडवांटेज और डर अपने अंदर बताएं कि मुझे इससे क्या लॉस हो सकते हैं, फिर अपने आप को उसमें कॉन्सेंट्रेट करें, और उससे फिर आप अद्भुत रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ दो तीन मैंने आपको प्रक्रियाएं बताई अपने आप को कॉन्सेंट्रेट फोकस करने के लिए, आप वो करें, आप उससे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। ये स्वाभाविक है बेटा, हमारा ब्रेन, हम इसको अब एक पॉजिटिव व्यू से देखें तो हमारे दिमाग की बहुत पॉजिटिव नेचर है कि हम कोई भी चीज दिमाग में भूल जाते हैं। मान लीजिए जिनको बिल्कुल भूलने की आदत नहीं है, तो उन्हें अगर किसी ने कोई बुरा बोल दिया, उसको वो दिमाग में रखे रहेंगे। उनके साथ अगर कोई बुरी घटना हो गई, कोई बुरा दृश्य उन्होंने देख लिया, डरावना भयंकर सा, वो दृश्य उनके दिमाग में आ गया, तो वो भूलेंगे ही नहीं। तो अगर हमारे भूलने की प्रकृति अगर दिमाग में ना होती, तो हम कई बुरी चीजें ऐसी हमारे साथ हो रही होती हैं, कई बुरी बातें हमारे साथ ऐसी हो रही होती हैं कि हम उन्हें भूलेंगे ही नहीं। और जब हम बुरी चीजें अगर भूलेंगे ही नहीं, तो फिर अच्छी चीजें कैसे फोकस कर पाएंगे? तो ये हमारे दिमाग की अच्छी बात है कि हम भूल जाते हैं। लोग टेंशन डिप्रेशन में रहते हैं, अच्छी बात है कि दिमाग में उनकी बुरी यादें, बुरी बातें भूल जाते हैं, कि तभी तो वो आगे बढ़ पाते हैं जीवन में। अगर बुरी बातें, बुरी यादें, अगर दिमाग की भूलने की प्रकृति ना हो, तो दिमाग तो कुछ भुलाए ही ना, और बार बार बुरी बातें, बुरी यादें बार बार डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। इसका लेकिन हमें डिसएडवांटेज ये होता है कि हम अच्छी बातें भी भूल जाते हैं। चलो बुरी बातें भूल रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन अच्छी बातें भूल रहे हैं, तो भाई साहब अच्छी बातें दिमाग में रखने के लिए हमें उसको रिवाइज करने और प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। आप उसे 2 बार रिवाइज कर लीजिए, 3 बार रिवाइज कर लीजिए, सुबह शाम दोपहर 3 दिन। जैसे डॉक्टर आपको अपनी बीमारी से परमानेंट निजात देने के लिए क्या करता है, डोज देता है, एक बार का देता है क्या, एक बार गोली खा लो सही एकदम परमानेंट, नहीं ना, वो बोलता है सुबह शाम दोपहर, 1 हफ्ते लीजिए, 1 हफ्ते में आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, आप फिर से वैसे के वैसे हो जाएंगे। ऐसे ही होता है पढ़ाई में भी, आपको एक बार करने से सॉल्यूशन नहीं होगा, आपका एक बार करने से वो परफेक्ट नहीं होगा। आप उसे सुबह शाम दोपहर एक ही चीज, एक ही डोज 1 हफ्ते तक रिवाइज कीजिए, आपके दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएगा। समझ में आ गया? भूलने की आदत हर इंसान के पास, कितना भी इंटेलिजेंट, कितना भी बुद्धिमान, हाँ किसी की कैपेसिटी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, कोई ज्यादा देर तक होल्ड कर पाता है दिमाग में, कोई जल्दी भूल जाता है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, लेकिन भूलते सब हैं। और फिर दिमाग में जिसके परमानेंट रहता है वो होता है रिवीजन, बार बार उसको प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस और बार बार रिवीजन से वो दिमाग में परमानेंट सेट हो जाता है। बस हमें वो समझ में आ गई हो बात, रट के करोगे तो फिर वो आप कभी ना कभी तो भूल ही जाओगे, कितना ही रिवाइज करते रहो, लेकिन आपने उसको समझ लिया है, सीख लिया है और 2-4 बार रिवाइज कर लिया है, फिर आप उसे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए क्लास ओवर करते हैं हम लोग। मैं आपको एक 4 के बारे में बता रहा था, चलिए जिसको अगर नहीं पता है, हाँ ले लीजिए। एक 4 के बारे में बता रहा था कि आप लोगों ने किसी से पूछा, पता किया कि ये 4 आया कहां से, ये वाला 4 और ये वाला, कोई भी मशीन, कोई भी कंप्यूटर, टेक्स्ट बुक्स, सब यही वाला 4 जनरेट करते हैं, बस ये ह्यूमन जनरेट करता है, बस ये वाला 4। ये एक्चुअली पता तो मुझे भी नहीं था, और ये कोई बताता भी नहीं है कि ये 4 आया कहां से, और जब ये 4 था तो इसको क्यों बना रहे भैया, और जब ये गलत है तो क्यों बना रहे, फिर तो बनाओ मत इसको, और सही है तो क्यों सही है, जब ये था तो इसको क्यों लेके आए। तो देखो हम लोग क्या है कि इंसान ना, कोई भी एक चीज को जब तक उसको अपने हिसाब से सेट ना कर लें, तब तक वो हमें अपना नहीं लगता है, या उसमें हमें मजा नहीं आता है।
कोई भी आदत हो, कोई भी बात हो, उसको हम अपने माइंडसेट अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, तब उससे सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं अब ये सही है, मेरे हिसाब से है ये। हर नंबर को हमने मॉडिफाई किया है। 5 एग्जैक्टली ऐसा होता है, हम उसको ऐसा बनाते नहीं, हम ऐसा बनाते हैं, है ना। 8 भी हम कहीं 8 ऐसा होता है, या फिर 8 अपन देखते हैं, अपन ट्रेन की घड़ी में देखते हैं ऐसा 8 होता है, हम कैसे बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं, कैसे 8 बना देते हैं। ऐसे ही 1 आपका ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कर देते हैं बस सीधा, है ना। या तो हम अपने आप को टाइम बचाते हैं और टाइम मैनेज करते हैं और फिर जल्दीबाजी। ऐसे ही 9 भी अपन ऐसे ही कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। ऐसे 4 में भी मैं एक बार देख रहा था, तो मेरे सामने एक ऐसा 4 आया, ऐसा, तो मुझे लगा ये वाला 4 ना तो ये है ना तो ये है, ये कुछ अलग ही है। लेकिन एक बात समझ में आई कि ये इन दोनों के बीच का वर्जन है। अगर इस 4 में थोड़ा सा ऐसा कर दिया जाए तो ये 4 बन गया, और अगर उसी 4 में से थोड़ा सा ऐसा कर दिया जाए तो ये 4 बन गया। फिर समझ में आ गया कि ये 4 आया कैसे है, ये ह्यूमन एरर से आया है, मतलब हमने अपने हिसाब से उसको सेट कर दिया है। तो 4 ये होता यही है, बट हम उसे जल्दबाजी के चक्कर में हम ऐसा ना करके, मतलब 4 ऐसा बनना चाहिए पर हम उसे ऐसा ना करके हम जल्दी में क्या करते हैं, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसे ही हो गया वो। आप समझ गए ना। बनाते हम चाहते यही है, लेकिन जल्दी जल्दी में हम उसको ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा कर देते हैं। समझ में आया। तो 4 ऐसे हमने सारे नंबर को बिगाड़ रखा है, और ऐसे हर भाषा में होता है, केवल नंबर्स में नहीं है। एग्जैक्टली जो वर्ड, का वर्ड देख लो, गा वर्ड देख लो, अल्फाबेट ABCD देख लो, अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर लेते हैं, है ना। हमारी हैंडराइटिंग हमारा फॉन्ट होता है, हम कहें उसको, और फिर वो कई बार हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे सिस्टम में इस तरह से सेट हो जाता है कि हम उसके पीछे ये बना कैसे, बना क्यों, तो वो हमारी आदत ही बन जाता है, फिर वो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है, एक कल्चर बन जाता है वो। तो ये 4 एग्जैक्टली कोई 4 है ही नहीं, बस वो हमारी मिस्टेक से बना हुआ 4 है वो, और फिर वो हमारी मिस्टेक ऐसी बन जाती है कि वही सत्य हो जाता है, और फिर हम इस 4 की तरफ ध्यान ही नहीं देते, राइट। बहुत सारे लोग इस वाले 4 भी बनाते हैं, लेकिन ये 4 बना कैसे है, समझ में आ गया, बाय मिस्टेक बना है वो। हम चाहते तो यही वाला 4 थे, लेकिन इस 4 को बनाते बनाते हमने थोड़ा ऐसा 4 बनाया, फिर ऐसा 4 बनाया, फिर ऐसा बना दिया, फिर ऐसे ही बना दिया उसको, और फिर वो हमारी आदत बन गई। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, वो आप लोग नेक्स्ट संडे तक पता करके आइएगा। एक विद्या में आप वर्ड यूज करते हैं, विद्या, ये वाला जो अक्षर है, आपने का से ज्ञा तक के पूरे 52 अक्षर में नहीं पढ़ा होगा, और जब आपने ये का से ज्ञा तक में कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये आया क्यों, और जब ये है तो फिर उसमें दिया क्यों नहीं है, का से ज्ञा तक हमें पढ़ाया क्यों नहीं है। रारिसी तो फिर हमें दिख जाता है कि रारिसी एक वर्ड होता है, और वो का से ज्ञा तक बीच में कहीं ना कहीं सेट होता है ना, वो हमें दिख जाता है। लेकिन विद्या वाला जो धा अलग ही होता है, ये आया कैसे है, और अगर ये है तो का से ज्ञा तक में क्यों नहीं सिखाया गया। बचपन में छोटा बड़ा सीखते थे, उस समय विद्या वाला ध्यान छोटा बड़ा में दिखा क्यों नहीं, बीच में अलग से दुनिया में ये कहां से कैसे आ गया, और फिर ये बनता कैसे, क्यों बना, इसकी जरूरत क्या थी, इस वाले द्या का निर्माण कैसे हुआ, ये किसको सब्स्टिट्यूट करके बनाया गया है, किनका कॉम्बिनेशन है, क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा पता करना। विद्या वाला द्या, ये ना तो धा है ना घा है, ध्यान रखना, ना धा है ना घा है। कई बार हम इसको धा और घा जैसा बना देते हैं, जल्दी जल्दी हैंडराइटिंग लिखते रहते हैं, लेकिन ये अलग है। तो ये बना कैसे है, ये है क्या, किन चीजों का कॉम्बिनेशन है, क्या है, कैसे बना, अपने हिंदी टीचर्स और जिनसे आप जो आपको आसपास जो ज्ञानी महान विद्वान मिले उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो पता करिएगा जरा ये विद्या में ये क्या है, क्या चीज, कहां से ज्ञा तक में तो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये अलग ही शब्दों में आता है, अक्षरों में नहीं आता ये। ठीक है।